नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं माई सीबीएसई क्लास। तो आज है संडे, थोड़ा सा फन कर लेते हैं। आपको पेन और कॉपी उठाने की जरूरत नहीं है, बस ये वीडियो चुपचाप देखते रहिए ताकि आपको पता चल जाए कि अभी तक जो वर्कशीट 45 खत्म हुई है, देखिए लास्ट वाली वर्कशीट। तो अभी तक आप क्या पढ़ चुके हैं, कौन से चैप्टर से पढ़ चुके हैं और DOE वालों ने आपको क्या क्या पढ़ाया है या बस ठस्सा दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट शुरू से। तो मेरे पास जो वर्कशीट है वो 12 थी लेकिन 13 है, तो कोई बात नहीं, 13 शुरू करते हैं। तो पहली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्कशीट नहीं थी, क्योंकि मुझे 7 से 8 वर्कशीट आई तब मुझे लगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं ये, तो इसके ऊपर मुझे वीडियो बनानी चाहिए। तब मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने लगा, लेकिन और मुझे नहीं पता था ये वर्कशीट 45 है भाई साहब, वर्कशीट 45 तक पहुंच जाएंगे। अभी हो सकता है इसका अर्धशतक लगाएंगे, अभी क्रिकेट वालों को अच्छे से पता होगा 50। ठीक है, उससे पहले जो 13 से वर्कशीट पहले आई होगी, तो अगर आपके पास होगी 1 से लेकर 10 तक, जिन बच्चों के पास नहीं है तो कोशिश करूंगा मैं उनको बता दूं, वो आपका इस पार्ट में से आया होगा, हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ठीक है, ये चीज़ क्या है कि मैं इसमें से मैं आपको बताऊं कि नहीं बताऊं, इसमें थोड़ा सा डाउट है। क्या है, कोई कह रहा है पहला चैप्टर है नहीं दूसरा है, कोई कह रहा है दूसरा है नहीं पहला है, तो ये इस वजह से मैं कंफ्यूजन में हूं। तो आपको बीच में नहीं कहूंगा कि ये भी कर ले वो भी कर ले। आपकी जो वर्कशीट 1 से लेकर 10 तक है ना, वो आपकी एक ही पार्ट की होगी, या तो इसी में से होगी या तो इसी में से। लेकिन जहां तक मैं अपनी बताऊं तो ये आपका पहले ही पार्ट में से हो गया आपका। ठीक है, तो जिसमें आपके पदार्थों के गुण, ठीक है, पदार्थों के गुण बताए होंगे, इनकी अवस्थाओं के बारे में बताया गया होगा। ठीक है, द्रव अवस्था, जल अवस्था, गैसीय अवस्था, और ये वाला बताया गया होगा आपका। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, तो कोई बात नहीं, तो ये आपका मेरे ख्याल से अगर मैं इसमें निशान लगाना चाहूंगा तो आप इसमें से पहला चैप्टर कर चुके हैं। तो अब आगे आते हैं। तो इसके बाद दूसरा जो चैप्टर था आपका किसके ऊपर है, परमाणु एवं अणु। ठीक है, तो इसके ऊपर टिक लगा देते हैं आप। तो परमाणु एवं तीसरा चैप्टर पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसके लिए याद रखिएगा, थोड़े स्टार बना दे रहा हूँ, ये आप अपनी वर्कशीट में देख लीजिए इस पार्ट में से आया कि नहीं आया है। तो पहला तो कर ही चुके हैं, फिर तीसरे पे आ जाते हैं। तो जो परमाणु है आपका, परमाणु अणु 1 2 3 4 5 6 वर्कशीट है इसकी, समझ लो। ठीक है, तो 12 तो 6 12 अगर बांटा जाए तो मेरे ख्याल से पहला और दूसरा चैप्टर भी आया होगा, तो उसको बात को साइड में रखते हैं। अब आ जाते हैं सीधे तीसरे चैप्टर पे। तीसरा चैप्टर आया परमाणु एवं अणु, यह भी आप पढ़ चुके हैं। परमाणु और अणु में ध्यान से देखेंगे तो आप डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को पढ़ चुके हैं। ठीक है, और इसके तत्वों के प्रतीक के बारे में, हाइड्रोजन को H से, नाइट्रोजन को N से दिखाते हैं आपका। ठीक है, ये आपका चार्ट बनाया था, काफ़ी अच्छे तरीके से आपको याद भी होगा, तो इसे एक बार देख लीजिएगा। तो वर्कशीट 15 ये भी आपके ऊपर तरबूज के ऊपर थी। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान के ऊपर जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में भी आया हुआ है। इसके बाद थी परमाणु एवं अणु, परमाणुकता एवं आणविक द्रव्यमान। ठीक है, तो ये भी इसका लगाया गया था, इसके कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 16। फिर आ जाते हैं 17 पर, तो पार्ट वही है, इसमें मोल संकल्पना थी आपकी, संकल्पना। तो आप आगे आते हैं परमाणु तथा अणु, इसके अंदर था आपका मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो ये आपका वर्कशीट यहाँ से खत्म हो जाती है। कौन सी, परमाणु एवं अणु की। तो आपका अध्याय जो 3 है, पहला और तीसरा आपका कन्फर्म है। ठीक है, इसके बाद जो आपका अध्याय है जीवन की मौलिक इकाई। तो जीवन की मौलिक इकाई देखेंगे तो जीवन की मौलिक इकाई ये रही। तो ये आपके पार्ट नंबर 5 भी आपका आया है। पहला दूसरे के लिए मैं कह रहा हूँ, अपनी वर्कशीट देखिएगा, पहला तीसरा पांचवा। अभी देखिए चौथा स्किप कर दिया गया है, परमाणु संरचना अभी तक ये आप में नहीं है, तो मतलब इसे अभी आपको नहीं पढ़ाया गया है, तो सिलेबस में नहीं होगा। तो जीवन की मौलिक इकाई, तो सबसे पहले कोशिका के बारे में जानते हैं। इसमें बताया गया था आपको कोशिका 2 प्रकार की होती है, मतलब एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। इसके अंदर प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। ठीक है, तो आपका प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में आपका अंतर भी आया था आपका। ठीक है, तो इसमें आपके चित्र बनाने के लिए भी आया था, आपको याद है ना ये वाला। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आपका आया था अल्पराशि द्रव्यमान, जीवन की मौलिक इकाई। टॉपिक ऊपर से देख लेते हैं, आपको काफी क्लियर हो जाएगा जीवन की मौलिक इकाई। तो इसमें आपकी बात टॉपिक नहीं लिखी है, लेकिन फिर भी मैं आपको अगर नीचे से, तो अल्प परासरणी दाब, सम परासरणी दाब, अति परासरणी दाब, तो ये आपका वही था जो किशमिश के अंदर रख देते हैं चीजों को। तो ये क्वेश्चन आपका समझ लीजिए पेपर में आया हुआ करके, हम किशमिश और लाल रक्त ऐसे करके नहीं आया, ये एक बार करके आया, किशमिश
को अल्पराशनिक दाबी विलयन में रखने से क्या बदलाव आता है। और एक क्वेश्चन इस प्रकार से आया था, लाल रक्त कोशिकाओं को अल्पराशनिक दाबी में रखने पर उस पर क्या बदलाव, और दोनों का एक ही प्रकार से आएगा। ठीक है, तो वर्कशीट आपकी 20 में ये थी, जीवन की मौलिक इकाई। और आपका है जीवन की मौलिक इकाई केंद्र था गुणसूत्र, केंद्र था गुणसूत्र। आपको पता है गुणसूत्रों की जो संख्या होती है 46 और जोड़े कितने होते हैं, 46 का आधा 23 जोड़े होते हैं 23। ठीक है, तो इसमें डीएनए आरएनए के बारे में हमने पढ़ा था। फिर आपके जीवन की मौलिक इकाई में कोशिका अंगक। ठीक है, बहुत सारे कोशिका अंगक पाए जाते हैं, तो इसके अंदर आपने दो प्रकार पढ़ सकते हैं, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। जंतु कोशिका खासकर गोल होती है और पादप कोशिका आपकी आयताकार में होती है। ठीक है, और इसमें केंद्र दोनों में पाए जाते हैं। बहुत सारी चीजें इसमें देखो, रितिका पाई जाती है बहुत बड़ी, इसमें रितिका नहीं पाई जाती। कुछ चीजें ऐसी चीज, उम्मीद है आप जी को चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो इसमें आपका एक अंतर भी आया था होगा, आप लोगों ने इसका अंतर भी बनाया होगा। तो इसके बाद आता है आपका जीवन की मौलिक इकाई अंतरद्रवी जालिका। ठीक है, तो इसमें एक खुदरी अंतरद्रवी जालिका होती है, एक चिकनी अंतरद्रव जालिका होती है। ठीक है, और खुदरी क्यों होती है, क्योंकि इसमें राइबोसोम चिपके हुए होते हैं। ठीक, तो इसके बाद आपका आएगा जीवन तथा मौलिक इकाई गोल्जी उपकरण और लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम। और लाइसोसोम को आपको पता है ना, लाइसोसोम को मैंने कहा, ये रहा लाइसोसोम ना, और नीचे लाइसोसोम आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ठीक है, ये हलकट खुद ही मर जाता है, और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि अगर कोई कोशिका खराब हो जाती है, उसे आत्मा अपने खत्म हो जानी, तो अंदर वहां पे बहुत सारी गड़बड़ी कर सकता है। तो सबका अपना अपना वे है, तो इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं, लाइसोसोम। इसके बाद जो वर्कशीट है वो भी आपके अंदर है, जीवन की मौलिक इकाई माइटोकॉन्ड्रिया और राजधानियां। तो माइटोकॉन्ड्रिया को अगर एक लाइन बताऊं तो आपको ये पावर हाउस कहलाता है। क्या, पावर हाउस, वर्कशीट नंबर 25। ठीक, तो क्या आते हैं आपके जीवन की मौलिक इकाई प्लास्टिड। प्लास्टिड, तो देखो पौधे तो पत्तियों को हरे रंग में अलग अलग क्यों होते हैं, प्लास्टिड के कारण होते हैं आपके। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। ग्लूकोज का फॉर्म मैंने बताया था CHO साहब 6-12-6 करके, याद होगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए कोशिका अंग कौन सा जरूरी है, तो आपका क्या था, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर क्या भरा होता है, क्लोरोफिल। अब जीवन की मौलिक इकाई कोशिका विभाजन हमने पढ़ा था। अब पता ना, कोशिका विभाजन दो प्रकार से होते हैं आपके। ठीक है, ये टूट के अलग अलग प्रकार के हो जाते हैं, समसूत्री विभाजन, और इसका क्या था, अर्धसूत्री। दोनों आधे आधे, यहाँ देखो 4-4 था, देखिए बट तो और में जाते हैं ये, लेकिन इसमें देखो 4-4 थे, लेकिन इसमें 2-2 बनते हैं, इसमें से अर्धसूत्री, और जिसमें से समसूत्री, मतलब इसमें यहाँ पे भी 2 है, तो लास्ट में भी ये 2-2 बच जाते हैं आपके। उसके बाद ये बस ये आपके जीवन की मौलिक इकाई खत्म होगी। इतनी सारी इकाइयाँ पढ़ने के बाद अगर मैं इसको साइड में रखूँ, अरे आ जाइए भाई साहब, साइड में जीवन की मौलिक इकाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9। भाई साहब आपने मतलब कि 9 इसकी वर्कशीट पढ़ी है। अगर एक में 3 3 6 3 9, मतलब 3 हफ्ते आपका जीवन की मौलिक इकाई चलती रही, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है। अब आपका आ गया गति, फिजिक्स में आ जाते हैं आपका। तो आप 5वां पढ़ चुके हैं, चलते गति में। तो आपका ये क्या किस नंबर पे आते हैं, 8वां गति पढ़ चुके हैं। तो एक बार देख लेते हैं इस गति को भी। ठीक है, गति तो बस गति है। ठीक है, तो जब कोई वस्तु अन्य वस्तु की तुलना में समय के साथ अपनी स्थान बदलती है, तो वस्तु की अवस्था को गति कहते हैं। ठीक, तो इसके अंदर हमने पढ़ा था गति किसे कहते हैं। भौतिक राशि के नाम लिखिए, सदिश राशि, अदिश राशि, अपने आसपास गतिशील अथवा स्थिर वस्तुओं के 5-5 उदाहरण लिखिए। फिर गति में दूरी तथा विस्थापन था। ठीक है, और चाल में दूरी तथा विस्थापन में दोनों को बताया था, काफी अंतर था दोनों में। यहाँ पे आपको दूरी तथा विस्थापन में क्वेश्चन में अंतर भी दिया गया है। दूरी आपकी हमेशा प्लस रहेगी, 0 नहीं हो सकती, लेकिन विस्थापन आपका 0 हो सकता है। ठीक है, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक जाओगे तो कोई 1 पॉइंट से B पॉइंट तक आपकी दूरी होगी, लेकिन आपको जो विस्थापन होता है 2 बिंदुओं से कम न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया तो आपको वर्कशीट देखो 29 बजा सकते हैं। मुझे सारी वर्कशीट करानी है इसके अंदर, ताकि आपको सब समझ में आ जाए। इसी वजह से वर्कशीट आप 29 देख लीजिएगा, इसका इसमें मिल जाएगा आपको। फिर आपकी गति के अंदर वेग हमने पढ़ा था, वेग एक बार पढ़ लेते हैं एक लाइन में। ठीक है, वस्तु के एक निश्चित दिशा में चाल उसका वेग कहलाती है, जिसे चाल की तरफ v से निरूपित करते हैं। वेग को इस प्रकार ज्ञात किया जाता है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। ठीक है, यह एक सदिश राशि है। ठीक है, तो आगे आप पढ़ते चलते हैं और आगे। तो इसमें गति के अंदर हमने त्वरण पढ़ा था। हमने जाना कि एक समान गति से चलने वाली वस्तु, जब एक समान गति से वस्तु चल रही होती है
वस्तु के वेग समय के स्थान में कोई बदलाव नहीं होता, पर असमान गति से, जैसे सड़क पर ट्रैफिक में चलती हुई कार का वेग समय के साथ बदलता रहता है। वेग में समय के साथ हो रहे बदलाव को हम अन्य भौतिक राशि से व्यक्त करते हैं, जिसे हम त्वरण कहते हैं। ठीक, आपका यहाँ पे देखो बनाने के लिए भी आया था। ठीक है, समान त्वरण, ठीक है, असमान त्वरण, यहाँ पे भी असमान त्वरण है आपका। ठीक, तो ये त्वरण किसे कहते हैं, यह सब आप कर चुके हैं आप लोग। एक हवाई जहाज हवाई पट्टी से 30 सेकंड में 200 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है, तो उसका त्वरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये अगर आपको सीखना है तो वर्कशीट नंबर आप 31 देख लीजिए, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। आज कहते हैं गति, चाल तथा ग्राफीय प्रदर्शन। ठीक है, चाल के बारे में पढ़ा था, उसकी चाल देखो, चाल ही देखना है, ये मैं आपके साइंस का है। ठीक है, तो गति के अंदर चाल, गति का त्वरण तथा ग्राफीय प्रदर्शन। त्वरण तथा वेग अगर मैं दिखाऊं तो देखो, अब चाल आप पढ़ चुके थे, अगर दोबारा से कहाँ गया भाई साहब पिछले वाला। ठीक है, गति के अंदर चाल, देखो गति के अंदर आप चाल पढ़ चुके थे, अब चाल का ग्राफीय प्रदर्शन पढ़ा था अब आपने। ठीक है, और इसके बाद अगर आप मैं दिखाऊं तो आपको इसको सर्व बचेगा त्वरण तथा वेग। ठीक है, इससे पहले वर्कशीट आपने त्वरण और वेग, अब त्वरण वेग के बारे में पढ़ चुके थे, अब क्या आया, त्वरण तथा वेग का ग्राफीय प्रदर्शन। ठीक है, उम्मीद है चीजें समझ में, इसमें क्या आपको ग्राफ्स के द्वारा ही एक बार आपको समझाने की कोशिश की गई थी आपकी। ठीक है, तो ये वर्कशीट आपकी 33 है। वर्कशीट आते हैं 34 पर, तो इसमें आया था वेग, वेग समय तथा संबंध का या गति का पहला समीकरण, फिर उसके बाद गति का दूसरा समीकरण 35 में, फिर उसके बाद आया था गति का तीसरा समीकरण वर्कशीट 36 में। तो ये वर्कशीट कभी खत्म नहीं हो रही, क्या गति पे गति आई जा रही है, गति पे गति आई जा रही है, अध्याय का पुनरावृत्ति, तो 37 तक। ठीक है, तो अगर मैं ये वर्कशीट काउंट करूँ तो यहाँ पे कितनी वर्कशीट होगी है आपकी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको लेके 10। ठीक है, फिर 10 वर्कशीट आपकी किसकी है, गति की। अब ध्यान देखेंगे तो गति कौन सा अध्याय है आपका, अध्याय नंबर 8, तो आपका 1 3 5 8 आपका सिलेबस के अंदर है। अगर बच्चों को हो गए 2 के लिए मैंने फिर बता रहा हूँ, 2 आप अपनी वर्कशीट में देखिएगा एक बार। क्योंकि मेरे पास प्रिंट आउट अगर मैं निकाल लेता उसको तो बता देता, और साइड पे मुझे दिखाई दे रहा है तो मैंने उस हिसाब से बता दिया है आपको। तो इसके बाद आता है बल तथा गति के नियम। बल तथा गति के नियम देख रहे, अध्याय नंबर 9, अध्याय नंबर 9, तो मतलब आपका ये भी आपका आया है। ठीक है, तो बल तथा गति के नियम, इसके में बल पढ़ा था हमने। ठीक है, फिर बल तथा गति का पहला नियम, फिर गति का दूसरा नियम, फिर गति का तीसरा नियम, वर्कशीट नंबर 41 पे। और वर्कशीट नंबर को दिखाई नहीं दे रही ना, दोबारा से लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, गति का दूसरा नियम 40 पर है, गति का पहला नियम 39 पर है। ठीक है, और गति का तीसरा नियम 41 पर है। संवेग तथा संरक्षण का नियम आपका 42 पर है। ठीक है, अध्याय का पुनरावृत्ति, मतलब ये लास्ट वर्कशीट थी आपकी। तो अगर देखी जाए तो ये आपके 1 2 3 4 5 6, ठीक है, पुनरावृत्ति मतलब अध्याय 6, तो 6 वर्कशीट में इस चीज़ को आपको कंप्लीट कर दिया गया था। क्या आपका बल तथा गति के नियम, गति तो पढ़ा था, बल तथा गति के नियम। अब आपका नेक्स्ट जो अध्याय है वो आपका उत्तक आ रहा है, उत्तक। तो उत्तक आपका देखो, आप आगे बायोलॉजी में, बायोलॉजी मतलब हिंदी में जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान आपका 6 नंबर पे ये आपका चल रहा है। जीवन की मौलिक इकाई एक पढ़ चुके थे, अब उत्तक पढ़ रहे हैं, और उत्तक अब चल रही है, वर्कशीट नंबर 45 है चल रही है। ठीक है, तो उत्तक में अभी तक आप क्या पढ़ चुके हैं, 44 और 45, 2 ही प्रकार वर्कशीट आई है उत्तक में, विभज्योतक उत्तक। ठीक है, और आपने उत्तक में सरल और स्थायी उत्तक। ठीक है, सरल स्थायी उत्तक के बारे में पैनरा काइमा के बारे में हमने पढ़ा था आपका। ठीक, उम्मीद है मैंने कम से कम समय में आपको कुछ नई जानकारी इस वीडियो में दी होगी। ठीक, तो आप अगर लास्ट में मैं दोबारा दिखाऊं तो यहाँ से आप निशान लगा सकते हैं, और आपने क्या क्या पढ़ा है, अभी क्या क्या नहीं पढ़ा है, क्या क्या बाकी, क्या क्या नहीं बाकी। तो अभी नीचे के ये सब में आपका नहीं हुआ है अभी तक, जैसे जैसे आपका आएगा वैसे वैसे मैं इसमें निशान लगा दिया करूंगा, और रिवीजन आपका उसी हिसाब से चला जाए होता रहेगा। क्योंकि आपको मैंने दोबारा बता दूं, सीबीएसई जो चाहती है 50% सिलेबस और कम करना चाहती है, तो मतलब आपके बस 50% किताब आएगी, किताब में से आएगा, तो 50% सिलेबस कवर करना, हो सकता है और कम आएगा। तो आप वर्कशीट पे ध्यान देते रहे, सिलेबस आपका करा दिया करूंगा। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी हो तो इसी प्रकार से मैंने मैथ की भी बनाई है, तो मैथ की भी आप देख सकते हैं। अगर ये सब आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मैं आपके लिए
SST और आपकी इंग्लिश के लिए भी बना दूंगा, जिससे आपको काफ़ी मदद होगी कि आप कौन सा अध्याय पढ़ चुके हैं, कौन सा अध्याय नहीं पढ़ चुके हैं, और कौन सा अध्याय बाकी और सिलेबस किस अकॉर्डिंग चल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ माय CBSE क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए काफ़ी आपको आराम मिला होगा, कुछ समझ में आया, कुछ नई जानकारी मिली होगी। माय CBSE क्लास इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।